नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हम लगातार बड़ी कवरेज यहाँ पर कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चुनावी बिगुल अब फूंक चुका है और किसकी तरफ से? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल लिस्ट जारी की। 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और वहां की 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो बीजेपी ने जारी कर ली है और उसमें लगभग 34 केंद्रीय मंत्री हैं, 28 महिलाएं हैं, SC, ST और बाकी तमाम जिनका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग अपने भाषणों में करते रहे हैं, उनके नामों का जो है, जैसे 27 SC हैं, 18 ST है, ये जो उम्मीदवार हैं, और 57 जो हैं वो OBC हैं। 50 साल से कम उम्र के अगर मैं उम्मीदवार आपको बताऊं तो 47 ये आंकड़ा आता है। अब 2024 के लिए मोदी की तैयारी, बीजेपी की तैयारी तो साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन इंडिया अलायंस कहां खड़ा है? क्योंकि जब आप वोट देने जाएंगे तो तैयारियों को, वादों को, इरादों को, सबको परखा जाएगा। 2024 लोकसभा की मैं बात कर रही हूं। इसी पर आज मंथन और चिंतन हो रहा है। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय कुमार साहब CSDS से जुड़ चुके हैं, मनोज काका साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दुष्यंत नागर जी, राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और दिलीप मंडल जी भी आपको नजर आ रहे हैं। आप सभी को सुप्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। दिलीप जी, जैसा वादा था, शुरुआत आपसे कर रही हूं। मुझे इस आसान सवाल का जवाब दीजिए, ये लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की इस टाइम पर आना क्या बताती है, क्या संदेश जनता में पहुंचाती है? दैट परसेप्शन। नमस्कार रूबिका जी। एक तो बीजेपी ने शुरुआती बढ़त ले ली है, 1/3 सीटें उन्होंने पहले अनाउंस कर दी हैं। अभी तक सारी बातचीत ये हो रही है कि उन्होंने टिकट किसको दिया। मैं संक्षेप में सिर्फ 2 मिनट में ये कहने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने किसको टिकट नहीं दिया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स को समझने के लिए। और बीजेपी के बारे में जो ये कहा जाता है कि वो सांप्रदायिक तापमान बढ़ाकर चुनाव जीतती है, इस बार उन्होंने जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर, रमेश भिदोड़ी, प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, इन सबको जो टिकट नहीं दिया, ये एक्चुअली बीजेपी अपने नेताओं को संदेश भी दे रही है। बल्कि नुपुर शर्मा केस में भी कि कृपया सांप्रदायिक तापमान न बढ़ाएं, इससे बीजेपी को फायदा नहीं होता है। आज तक भारत का सबसे सांप्रदायिक चुनाव 1993 में लड़ा गया, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद, और उसमें बीजेपी हारी थी। तो बीजेपी अब जो चुनाव लड़ रही है, उनका बहुत स्पष्ट संदेश है कि हम अब दूसरे एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हमारा एक ये जो बिंदु आपने उठाया है दिलीप जी, आई थिंक ये बहुत बहुत स्ट्रांग बिंदु है। मनोज काका जी, सुना आपने जिन 3 नामों की शिकायत आप अक्सर करते थे, मनोज भाई मेरे साथ तो बहुत डिबेट में बैठे हैं, साध्वी प्रज्ञा का नाम आपके मुंह से कई बार मैंने सुना। इनफैक्ट प्रवेश वर्मा का नाम आपने कई बार लिया है कि इनसे सामान मत खरीदना, एंड सेम गोज विथ प्रज्ञा ठाकुर। ये इनका और भिदोड़ी जी, इन सब के नामों को काट देना पहली लिस्ट में, ये बताता है ना कि कोर्स करेक्शन हो रहा है। मनोज जी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर सांप्रदायिकता से अपना किनारा कर करके और समाजवादी और जो हमारा संवैधानिक और जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में जिस संवैधानिक समाजवाद की बात करी गई है, सबके अगर साथ अगर समता का भाव रखती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी से तो आपने पूछा और आपके संवाद में भी मैं सुन रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी, एक सवाल मैं बहुत दिनों से उठा रहा हूं, समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि जो पार्टी ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो पार्टी इस देश में 20% जो अल्पसंख्यक की आबादी है, इनको टिकट क्यों नहीं देती है? मैंने तो आपसे बताया कि 8वीं लोकसभा में ही मुसलमानों की संख्या 46 थी, जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद है, 2 सांसद होते थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब और शहनवाज साहब, उनको भी टिकट नहीं दिया। हाँ। तो जिस पार्टी के शीर्ष में और जिस पार्टी के विचारधारा में ही वो ऐसी हो जिसका शीर्ष का नेता इस तरह का बयान करता हो कि कपड़े देख के लोगों को पहचाना जा सकता है। दिलीप जी कुछ कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में, मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ। इनको पश्चिम बंगाल में तो बेटियों के खिलाफ होती हुई बर्बरता दिखती है, लेकिन अब कुछ सरकार पोषित विश्लेषक लोगों को अभी उत्तर प्रदेश के
कानपुर में 2 दलित बेटियों को बलात्कार के बाद। सर सुनिए ना, आपसे पहले अनुराग जी आए थे और वो इस मुद्दे पर बात कर रहे थे और मैंने उनको पूरा मौका दिया। मनोज भाई सुनिए, अब मैं चाहती हूँ कि जो विश्लेषण हो रहा है हम उस ट्रैक पर रहे। जो विश्लेषण आप कर रहे हैं, मैं मुद्दों पर बाद में आऊंगी, लेकिन पहले मैं लिस्ट का विश्लेषण करना चाहती हूँ। 30 सेकंड में दिलीप जी आप अपनी बात रखिए। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, ये सराहनीय कदम है, लेकिन व्हाट अबाउट माइनॉरिटीज? नहीं, इसमें एक चीज बहुत स्पष्ट तौर पर है कि कोई पार्टी अपनी विनेबिलिटी के आधार पर कैंडिडेट देती है। अभी डीएमके पे आरोप लग सकता है कि वो ब्राह्मणों को या सवर्णों को टिकट क्यों नहीं देती है, या 2015 में लालू प्रसाद यादव ने एक भी भूमिहार कैंडिडेट क्यों नहीं दिया। तो जिन समुदायों के साथ वोट का रिश्ता होता है, और ऐसा भी नहीं है ममल्लपुरम से मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने दिया है, तो हर पार्टी अपने ढंग से चुनती है इसको कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा। तो ये कहना कि आप एक्स को वोट दीजिए ताकि वो हार जाए, ये तो सपा भी नहीं करती होगी ना। सारी पार्टियां अपने विनेबिलिटी पे करती है, और बीजेपी के कोर आइडिया जो है सावरकराइट, दिलीप जी एप्टली सेड, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि उन्होंने छोड़ दिया है कि आपको वोट मिले ना मिले पर आप उम्मीदवार घोषित कर लीजिए। ये क्या मनोज काका कभी अपनी पार्टी की तरफ से करेंगे कि जो उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं उसको कोई वोटर वोट नहीं कर रहा है? क्या मुस्लिम वोट कर रहे हैं बीजेपी को? ये विनेबिलिटी फैक्टर भी तो देखा जाएगा पार्टी की तरफ से। राकेश जी भी हमारे साथ बने हुए। राकेश जी, आपसे अब ये पूछा जाएगा, ठीक है प्रवेश जी को टिकट नहीं दिया, साध्वी प्रज्ञा को टिकट नहीं दिया, विदुड़ी जी को टिकट नहीं दिया है, तो हम क्या करें? नहीं दिया तो लीजिए, थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब आगे सवाल के लिए भी तैयार, और सवाल क्या कि आपने मुसलमानों को उम्मीदवार के तौर पर क्यों नहीं उठाया? केरल में, वैसे मैं दर्शकों को बता दूं, केरल में मुस्लिम उम्मीदवार उस लिस्ट में बीजेपी की तरफ से दिख रहे हैं, लेकिन वो 0.5% है। राकेश जी देखिए रूबिका जी, जो ये लोग बार बार सवाल उठाते हैं, मुझे लगता है दिलीप मंडल जी ने जो बात कही थी, मैं उनकी बात से सहमति जताते हुए कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए किसी भी चुनाव में कैंडिडेट तय करते समय जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो विनेबिलिटी का होता है। और विनेबिलिटी के फैक्टर के आधार पर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम आवेदन करेंगे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनको उम्मीदवार बनाएगी। और मल्लपुरम में अब्दुल सलाम को कैंडिडेट बनाए जाना ये इस बात का प्रमाण है कि वहां विनेबिलिटी हमको दिखाई पड़ रही है, इसलिए अब्दुल सलाम को बनाया है। जम्मू कश्मीर के राज्य के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कई मुसलमान कैंडिडेट उतारे थे, हमने तो उच्च सदन में भेजने का काम किया है। हमने जो जहां पर निर्वाचित होने के लिए नहीं, पार्टी को नॉमिनेट कर देना हो, पार्टी ने तारिक मंसूर को नॉमिनेट करने का काम हो, मोहसिन रजा को नॉमिनेट करने का काम हो, दानिश आजाद अंसारी को नॉमिनेट करने का काम हो, या केरल के गवर्नर बनाने का काम हो, हमने मुसलमानों में जो योग्य लोग हैं उनको हमने डायरेक्ट अपॉइंट करने का काम किया है। इसलिए ये आरोप लगाने का काम अब सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे दलों को बंद करना चाहिए। सच ये है कि जो हक हुकूक की बात थी, जो हिस्सेदारी की बात थी, वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई तो, अरे भाई आपकी कोई दुखती रग अगर दिख रही है तो क्यों नहीं आपका विपक्षी उसे दबाएगा? पक्का दबाएगा, और जब जब मौका मिलेगा वो दबाएगा उस रग को, और आपको उसके जवाब के लिए आप जवाब देने के लिए तैयार रहिए। दुष्यंत जी भी हमारे साथ हैं और संजय जी भी। राकेश जी दोबारा आ रही हूँ, मैं एक ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लेना चाहती हूँ और उसके बाद दुष्यंत जी, क्या अब ये मामला ये होगा कि लीजिए मुसलमानों को वोट नहीं किया तो मुसलमान और बाकी सारे जो हैं एकजुट हो जाए, और क्योंकि बीजेपी को ब्राह्मणों की पार्टी कहते हैं तो ब्राह्मण और बाकी सब एक तरफ हो जाए? क्या ये होता हुआ दिख रहा है?